बच्चों जो पहला आपका यूनिट है क्लास 12th में फिजिक्स का, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस यूनिट का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो भैया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लगभग सबको पता है, थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, बहुत अगर डिटेल नहीं पता है, और थोड़ा बहुत आप फील्ड के बारे में भी जानते हैं। तो फिलहाल आज हम सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में, पूरी आपकी वीडियो सिर्फ चार्ज के बारे में है, पूरा लेक्चर आज चार्ज के बारे में है। चार्ज के बारे में हर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे वीडियो पे। आप अगर पूरे टाइम बने रहेंगे तो आपको, ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत ही यूजफुल चीज़ें यहाँ से आपको लेके जाएंगे। आपके टाइम को हम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है और इसके दो हिस्से हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों हम बात करते हैं जब आपका इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज स्टैटिक्स में रुका हुआ हो, यानी एट रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करते हैं चार्ज एट रेस्ट, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं चार्ज इन मोशन, जब चार्ज चल रहा हो। तो अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? हम इसमें पढ़ते हैं चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, इसका नेचर क्या होता है, मतलब या यूँ कह सकते हैं कि इसके क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके अलावा आप क्या पढ़ते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। इसके अलावा आप क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। इसके अलावा आप क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं। इसके अलावा आप क्या पढ़ते हैं? कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं। फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इन वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं, यानी कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कैपेसिटर पढ़ते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको इस सारे टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप प्यार से थोड़ा करके आराम से पढ़ते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए, एनर्जी के साथ पढ़ना है भाई। तो चार्ज इन मोशन, अगर चार्ज चल रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। बात समझ में आई? तो हम इसमें करंट के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे बच्चा। और इसमें और हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, साथ में अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो छोटी छोटी चीज़ों पे, यानी कि चार्ज पे है। बेसिक सा लेक्चर है, बहुत ही डिटेल तरीके से हम आपको समझाएंगे कि चार्ज क्या होता है। तो चलिए हम चार्ज हेडिंग लगा लेते हैं और शुरू करते हैं चार्ज। चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी सबसे पहली जो हेडिंग होगी वो होगी क्या? चार्ज। ठीक है बच्चों, चार्ज। तो व्हाट इज चार्ज? अगर कोई पूछ ले आपसे कि चार्ज क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? तो चार्ज जो होता है, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर।
ये जो है किसी भी मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट, इंट्रिंसिक या फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट या इंट्रिंसिक जिसको हम फंडामेंटल बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? फंडामेंटल भी आप लिख सकते हो, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। तो देखिए फंडामेंटल का मतलब होता है कि जिसका और डिटेल कोई भी हम या उसके बारे में और कोई डिटेल ना पढ़ पाए, मतलब कि वो जो हो अपने आप में लास्ट हो, मतलब उसके आगे उसके बारे में हम और कुछ ना पढ़ पाए, तो उसको हम इनहेरेंट, इंट्रिंसिक या फिर फंडामेंटल बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो होती है किसी भी मैटर की क्या होती है? लास्ट प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसके और डिटेल में हम कुछ नहीं पढ़ सकते। ठीक है। तो अच्छा, आपने क्लास 11th में मैकेनिज्म में एक और बात पढ़ी थी, मैकेनिज्म में आपने एक और बात पढ़ी थी कि मास इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, यानी मास भी जो होती है वो भी क्या होती है? मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो कह सकते हैं कि चार्ज जो होता है बिल्कुल मास के जैसे बिहेव करता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे डिफरेंस भी हैं। तो डिफरेंसेस को हम आज अभी बताएंगे आपको, लेकिन आपको समझना है कि जैसे जो प्रॉपर्टीज आपकी मास की जैसे होती हैं, लगभग वैसे ही चार्ज काम करता है। चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, और मास भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो चार्ज जो होता है वो किसी भी मैटर की क्या होती है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। अब हम अगर बात करें चार्ज की, तो चार्ज जो होता है बच्चा, वो क्या होता है? इसकी अगर हम बात करें कि इसको हम काहे से डिनोट करते हैं, यानी सिंबल ऑफ चार्ज। तो सिंबल ऑफ चार्ज क्या होता है? सिंबल ऑफ चार्ज भाई क्या होता है? क्यू से डिनोट करते हैं हम सिंबल चार्ज को। अब अगर हम बात करें कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट किसको कहते हैं? एसआई का मतलब कोई बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? सुपरिंटेंडेंट, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे? सब इंस्पेक्टर? नहीं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। क्लास 11th में आपने फिजिक्स एंड मेजरमेंट एक चैप्टर पढ़ा है, उसमें बहुत डिटेल ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किसी भी चीज़ को नापने के कितने यूनिट्स होते हैं, मतलब कितने तरीके से हम नाप सकते हैं, तो कितने सिस्टम्स होते हैं। जैसे एक एसआई सिस्टम होता है, जैसे एक एमकेएस सिस्टम होता है, एफपीएस, ठीक है ना, सीजीएस। तो ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं। फिलहाल यहाँ इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो पहली बात हमने क्या पढ़ी भैया कि चार्ज का जो सिंबल होता है वो होता है Q। क्या होता है? Q। और चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलॉम। क्या होती है? कूलॉम, आल्सो रिप्रेजेंटेड बाई C, कैपिटल C। ठीक है ना। तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम। चार्ज जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। समझे मेरे बच्चों? तो ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। बात समझ में आ रही है भाई? तो अब इसके बाद अगर हम बात करें तो चार्ज का सिंबल भी हमने पढ़ लिया, एसआई यूनिट भी पढ़ ली, और साथ साथ में कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्ज, तो टाइप्स ऑफ चार्ज कितने तरह के होते हैं चार्ज? तो चार्ज जो होते हैं बेसिकली वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये जो आता है ये आता है क्या? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। पॉजिटिव यानी अच्छा वाला चार्ज, और नेगेटिव का मतलब गंदा चार्ज, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव का मतलब होता है क्या? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे होता है ये बातें अभी हम आपको आगे बताएंगे। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक बात और आपने पढ़ी है, जानते ही होंगे, माइनस माइनस ऑलवेज रिपेल।
प्लस प्लस ऑलवेज रिपेल, यानी कि लाइक चार्ज का करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो इनके बीच में क्या होगा, प्यार मोहब्बत होगा, यानी कि अट्रैक्शन होगा। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों भी हमने बताया कि चार्ज जो होती है वो किसी भी मैटर की फंडामेंटल, इंट्रिंसिक या इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी उसकी सबसे लास्ट प्रॉपर्टी होती है, उसका और डिटेल्ड हम कुछ भी स्टडी नहीं कर सकते। और वैसे ही मास भी होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? चार्ज ऑलवेज कैरी मास, यानी चार्ज के पास हमेशा क्या होता है, मास होता है। चार्ज चाहे इधर से उधर जाएगा तो अपने साथ मास लेके जाएगा, अगर कहीं से आएगा तो साथ में झोले में भर के मास लेके आएगा। कैसे? देखिए, क्योंकि चार्ज हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कैसे जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर की वजह से। और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो कहने का मतलब है कि मास है तो बहुत कम है चार्ज का मास, एक जो इलेक्ट्रॉन पे मास है, लेकिन वो है तो, और इस वजह से चार्ज अगर है तो साथ में मास जरूर होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, यानी अगर कोई बॉडी का मास है तो वो चार्ज्ड होगी, ये जरूरी नहीं है। मतलब अगर हम कहें इसका मास है तो इसके ऊपर चार्ज भी होना चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर बॉडी चार्ज नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द बॉडी जो होती है वो न्यूट्रल होती हैं, उनको चार्ज करना पड़ता है। तो मतलब चार्ज बॉडी जो होगी उसके ऊपर मास जरूर होगा, लेकिन अगर किसी बॉडी के ऊपर मास है तो उस पर चार्ज हो, ये बात जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं भाई। तो चार्ज ऑलवेज कैरी मास, चार्ज ऑलवेज कैरी मास, चार्ज हमेशा क्या लेके चलता है, मास। अब दोनों के बीच में हम अगर डिफरेंस देखें कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, तो भाई आपको बताया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव में भी चार्ज हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन जो मास होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि किसी को आपने -5 किलो गेहूं खरीदते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि मास कभी भी माइनस नहीं हो सकता मेरे भाई। तो इस वजह से मास जो होता है वो नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्लास 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि द मास ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ रेस्ट बॉडी या रेस्ट मास ऑफ दैट बॉडी अपॉन √1 - v² अपॉन c², 1 - v² अपॉन c²। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो किसी भी बॉडी, ये क्या है, मूविंग बॉडी का मास है, मूविंग बॉडी, यानी कि कोई बॉडी है और वो मूव कर रही है तो उसका मास, और ये आपका रेस्ट मास है, रेस्ट मास, ये क्या है, रेस्ट मास। तो कहने का मतलब है किसी भी मूविंग बॉडी का जो मास होता है वो रेस्ट मास अपॉन 1 - v² अपॉन c² के बराबर होता है। साफ और सीधे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी मूविंग बॉडी का मास हमेशा रेस्ट बॉडी के मास से बड़ा होता है। बड़ा होता है कैसे होता है? देखिए भाई, क्योंकि आप बताइए कि अगर आप चल रहे हैं, आपका वेट मान लिया 50 किलो है, बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत मोटे हुए 100 किलो के हो गए, है ना? बात समझ में आ रही? आप 100 किलो के हो और आप अगर चल रहे हो 100 किलो के हो, तब तो 2 की रफ्तार से ही चलोगे ना, 3 की रफ्तार से तो दौड़ नहीं पाओगे। तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी? बहुत कम होगी, बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। मतलब
बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो 3000 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा ले लिए, मतलब 50 मीटर पर सेकेंड ले लिया, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड ले लिया, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। अगर हम किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो आप समझते हैं कितना आएगा, कैसा आएगा, ठीक है ना। तो कितना हो सकता है मैक्सिमम 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड होगा, बस उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। लेकिन आपकी जो नीचे वाली लाइट की चाल है, लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 पावर है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो कहने का मतलब इसके सामने इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी ना। आप ये बताओ का लाइट की तेज, लाइट के बराबर तेज चल सकते हो, जहाँ से निकल जाओ, नहीं हो पाएगा ना। तो इसका मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ आपकी होगी वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, या कह सकते हैं स्पीड ऑफ आपकी जो होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या होगी, बहुत 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 कम होगी। और बहुत 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 कम होगी मतलब इन दोनों का रेशियो बहुत कम होगा, 0 के बराबर होगा, लगभग 0 के बराबर होगा, ना के बराबर। इसको नेग्लेजिबल मान लेते हैं, ना के बराबर मान लेते हैं। तो कहने का मतलब अगर वो थोड़ा सा हुआ भी, ना से थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो 1 में से घट के क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा ना। और 1 से छोटा हुआ, उसका रूट निकाला तो और छोटा हो जाएगा। और किसी छोटी चीज़ से किसी को डिवाइड करते हैं तो बहुत बड़ा आता है, बहुत बड़ा आता है, यानी कि मास बहुत ज़्यादा होगा। किसका, मूविंग बॉडी का। मूविंग बॉडी का मास रेस्ट मास के से बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे हम एक बात पे पहुंचे हैं कि जो मूविंग बॉडी का मास होता है, या किसी भी बॉडी का जो मास होता है, वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी 0 है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों, ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 1 में से 0 गया 0, अंडर रूट निकालेंगे 1 का, वो भी 1 आ जाएगा। m0/1 यानी m0/1, 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा, यानी m0 आ जाएगा। तो यानी m = m0, यानी मास जो होगा उसका वो कितना होगा, दोनों केस में इक्वल होगा, क्योंकि मूव तो वैसे भी नहीं कर रही है। तो यानी कि रेस्ट मास और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, लेकिन अगर हम मूव कर रहे हैं और आपकी वेलोसिटी ना के बराबर है, जो कि अभी तक आप पढ़ते आए थे, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मूविंग बॉडी का मास होता है वो रेस्ट मास से ज़्यादा होता है। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे, अब जैसे हम पढ़ेंगे बीटा पार्टिकल्स पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, तो ये सब बहुत तेज चलते हैं। ये पिछली क्लास की तरह नहीं है कि वहाँ पे आपके बहुत बड़े बड़े से ब्लॉक होते थे, बड़ी सी एक गाड़ी होती थी, एक पुली होती थी, एक ट्रक होता था। तो भैया इतना बड़ा सा चीज़ होता था तो कहाँ बहुत तेज चल पाएगा, है ना। अब यहाँ पे छोटे छोटे चार्जों की बात होगी, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल्स की बात होगी। तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, जुई से निकल जाते हैं, बहुत तेज भागते हैं, यानी उसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं इसके पास पहुंचेगी, भले इसके बहुत करीब ना जाए, लेकिन ये जैसे बीटा पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है 10⁻7 होती है। तो कहने का मतलब आस पास पहुंचेगा, तब इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी और इसकी, वो क्या होगी, लगभग कहीं आसपास के करीब पहुंचेगी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं, इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो किसी भी बॉडी का मास होता है वो उस बॉडी की स्पीड पे डिपेंड करता है। मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन स्पीड। लिख लेना इस बात को, लिख दे, नहीं कहोगे सर लिखे ही नहीं है, छोड़ दिए। मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन स्पीड, बात समझ में। लेकिन जो आपका चार्ज होता है वो चाहे चल रहा हो, रुका हुआ हो, फिक्स होता है। चार्ज बदलता नहीं कि अगर 1 कूलाम का चार्ज है वो चलने लगेगा तो वो 2 कूलाम बन जाएगा या 1.5 कूलाम बन जाएगा या कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब चार्ज हमेशा फिक्स रहता है, वो उसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी स्पीड से उसका कोई रास्ता, कोई रिश्ता नहीं। रिश्ते की बात सुन के मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे। तो कहने का मतलब ये है कि चार्ज जो होते हैं, चार्जेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, यानी इनका स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता है। समझे मेरे बच्चों, कहने का मतलब है चार्ज जो होते हैं उनका स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता है।
ठीक है, तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। जो ना समझ में आया हो आप एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, और जो चीज़ आपको ना समझ में आई हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं, कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा हम आपको जवाब के साथ मिलेंगे, हमेशा हमेशा मिलेंगे। हमारे टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों क्लास 9 से लेके अब एक और आपने लॉ पढ़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक राइमिंग थी, याद होगी सबको ना। हमारे साथ सब लोग गाएंगे, हमारे साथ सब लोग गाएंगे। क्या होती थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी neither can be created nor be destroyed, it can only be changed from one form to another। तो ऐसे ही सेम आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी जो रूल होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है मेरे भाई। क्या होता है? चार्ज neither can be created nor can be destroyed, यानी ना तो हम चार्ज को पैदा कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। अब इसको हम एक बात समझ लीजिए कि चार्ज सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाता है, कभी हम उसको चार्ज पैदा नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे या दूसरी से पहली पे। तो चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। बात समझ में आई भाई? अच्छा, इसको एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ an isolated system, the total charge of an isolated system is always constant। The total charge of an isolated system is always constant। इसका मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड क्या मतलब होता है? आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग, सबसे अलग, ठीक है ना। अलग का मतलब अकेले में रहने वाला, यानी ऋषि मुनि टाइप में, या इसको हम कह सकते हैं तन्हाई में रहने वाला। तन्हाई में रहने वाला, आइसोलेटेड। तो देखिए, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा 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 कांस्टेंट रहता है, कभी नहीं बदलता। कहने का मतलब, अगर हम एक डिब्बा ले लेते हैं जिसमें बाहर से इंसुलेटिंग वॉल लगा दें, इसमें हम 4-5 चार्ज पार्टिकल लेते हैं और सब पे अलग अलग चार्ज है। जैसे मान लिया किसी पे 2 कूलाम का चार्ज है, इस पे 2 कूलाम का चार्ज है प्लस में, इस पे 3 कूलाम का चार्ज है प्लस में, -2 कूलाम का चार्ज है प्लस में, और 1 कूलाम का चार्ज है प्लस में। अब हम क्या करें? आइसोलेटेड सिस्टम है आपका, बाहर से ना तो इस पे चार्ज आ सकती है ना हीट आ सकती है। अब हम क्या करें? इस डिब्बे को उठाएं और इसे गड़गड़ हिला दें, घचघचा दें एक ही में। अब क्या होगा? सारे चार्ज एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के बाद उसमें कुछ होगा, कुछ क्या होगा? ट्रांसफर होगा क्या? अब जो आपका सिस्टम का टोटल चार्ज होगा वो पहले वाले चार्ज के ही बराबर होगा। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा? सभी बॉडीज पे चार्ज अलग अलग हो सकते हैं, मतलब चेंज हो सकते हैं। हो सकता है इस बॉडी पे अब 1 कूलाम का चार्ज आ गया हो माइनस के साथ, इस पर 2 कूलाम का चार्ज आ गया हो प्लस के साथ, इस पर -1 कूलाम का चार्ज आ गया, और इसके ऊपर हमें पता करना है कि कितना चार्ज आया है। तो हमने बताया इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड है। इसको हमने दुनिया जहां से अलग कर दिया है। अब इसके अंदर ना तो कोई चीज़ जा सकती है ना आ सकती है, ये एक कमरे में कैद हो गया है।
तो ये आइसोलेटेड है, तन्हाई में रहने वाला है। तो अब क्या होगा, हमने इसको ऐसे गड़गड़ गड़गड़ हिला दिया, सारे चार्ज क्या हुए, एक दूसरे से टकराए, टकराने की वजह से उनमें क्या हुआ, चार्ज का ट्रांसफर हुआ, एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो गए। तो कहने का मतलब अब इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, जितना पहले था। तो यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू नया वाला Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश प्लस Q4 डैश। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले चार्ज कितना था, 3 2, ये Q1 है, 2 प्लस 3 5, 5 में से 2 गया 3, 3 और 1 4, टोटल चार्ज कितना हुआ भाई 4। अब इस केस में अगर देखें तो -1 कितना हो गया, -2, और -2 में +2 जुड़ा 0, और 0 में अब कितना जोड़े कि इसके बराबर ही हो, तो ये 4 था तो यानी 4 जोड़े ना 0 में, यानी Q की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे अगर हम चाहें तो वैल्यूज पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज कहाँ पे होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज आपने रेडियो एक्टिविटी में देखा होगा। रेडियो ठीक है ना, कैसे, जैसे हम क्या करते थे, आपने न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन सुना होगा ना, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन। तो जैसे मान लिया हमने यूरेनियम ले लिया 92, और इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या होता है, 2 पार्टिकल्स में, मान लिया इसमें से हम एक अल्फा पार्टिकल निकाल लेते हैं, अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं। अब इस पे क्या होगा, जो आपका नया पार्टिकल बनेगा उस पे देखिए यहाँ पे 92 था, इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम हमने केवल क्या किया है, इसमें से अल्फा पार्टिकल को निकाला है, लेकिन अभी वो सिस्टम तो दोनों मिला के एक ही होगा ना। तो इस जगह पे अब जो चार्ज होगा वो 90 हो जाएगा, 90 + 2, 90 + 2 कितना होगा 92। तो यानी पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है, अभी भी 92 है, जो कि पहले भी 92 था। ठीक है, ठीक है भाई बच्चों, तो ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ प्रस्थान करेंगे, धीरे धीरे पैदल बैलगाड़ी से चलते हुए। ठीक है, तो बच्चों अगला टॉपिक आपका है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब होल में पाई जाए तो उसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड। क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड। जैसे अगर हम बात करें, आप एक शर्ट खरीदने जाओ और दुकानदार से कहो कि हमें आधी शर्ट दे दीजिए, दे देगा वो? 1.5 शर्ट मांगिए, देगा? आप बोर्ड खरीदने जाइए, आधा बोर्ड तो दे सकता है, लेकिन क्या आप कोई भी चीज़ ऐसी खरीदने जाओ जो आधी ना दी जा सकती हो। आप अगर, अच्छा ये बताइए, आप खाना खा रहे हैं और क्या ये कह सकते हैं कि हमें आधा खाना दे दीजिए? आधा खाना मतलब कैसे पॉसिबल है? नहीं है भाई। क्वांटम फिजिक्स में आप ये कर सकते हो कि मॉलिक्यूल्स गिन सकते हो कि कितने मॉलिक्यूल्स है उस खाने में, लेकिन ये नहीं पता कर सकते कि आधा खाना क्या है। हैं, बात समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब कोई भी चीज जो होल में पाई जाती है, कोई भी चीज जो होल में पाई जाती है उसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड। कोई भी चीज जो होल में पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है भाई, कि जब कोई भी चीज होल में पाई जाए तो उसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। या यूं कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ charge on a body, the amount of charge on a body is integral multiple of fundamental charge। इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अभी ये बात थोड़ा सा उड़ गई होगी, क्या बोल दिए सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जबरदस्ती वाली चीज़ दे दी।
देखिए भाई कुछ इसमें खास है नहीं कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो सबसे पहले तो हमें फंडामेंटल चार्ज समझना है, फंडामेंटल चार्ज समझना है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पहले ये बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा, द स्मॉलेस्ट बहुत ही ध्यान से समझना, द स्मॉलेस्ट चार्ज which can exist, the smallest charge which can exist independently is called fundamental charge, fundamental charge। या यूं कहें, अब ये रहने दो, द स्मॉलेस्ट चार्ज विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो छोटा से छोटा चार्ज, वो छुटकू चार्ज जो इंडिपेंडेंट, ये बात समझना जरूरी है, इंडिपेंडेंट जो चार्ज सबसे छोटा चार्ज होता है वो कितना होता है, जितना एक इलेक्ट्रॉन आ गया भैया, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही क्या होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, जो कि इंडिपेंडेंटली मिलता है हमें। अच्छा, इससे भी छोटे चार्ज हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में ना तो हमें स्टडी करनी है और ना ही वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि इससे भी छोटे कौन से चार्ज होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, एंटी क्वार्क्स होते हैं, एंटी क्वार्क्स। ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के हिस्से होते हैं। जैसे क्वार्क का मतलब मान लिया एक इलेक्ट्रॉन को दो हिस्सों में बांट दिया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने तीन हिस्सों में बांट दिया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने चार हिस्सों में बांट दिया। तो ये क्या है भाई, ये क्या है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाला चार्ज, 1/3 चार्ज। तो ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ये होता है क्वार्क, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट चार्ज, जो सबसे छोटा चार्ज जो कि इंडिपेंडेंट है, वो एक इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाला चार्ज है। और इस एक इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले चार्ज को ही हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। फंडामेंटल, वो फंडामेंटल राइट्स वाला नहीं, फंडामेंटल चार्ज वाला। तो ये, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, एक बात अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में एक बात हम बताना भूल गए थे, वो अभी आपको हम बताते हैं कि चलिए बाद में बता देंगे उसको। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है कि जो सबसे छोटा चार्ज होता है किसी बॉडी पे, इंडिपेंडेंट जो पाया जाता है, वो एक इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले चार्ज के बराबर होता है, और उस चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। तो कहने का मतलब कि जो किसी भी बॉडी पे पाए जाने वाला चार्ज होगा वो इंटीजर के साथ फंडामेंटल चार्ज का मल्टीप्लाई होगा, मतलब Q, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू E, यानी फंडामेंटल चार्ज इनटू क्या, इंटीग्रल यानी इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, n का मतलब 1 2 3 4 5 माइनस या प्लस दोनों में, यानी कि प्लस माइनस लगा देंगे। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस n इंटू ई, प्लस माइनस n इंटू ई। तो कहने का मतलब चार्ज आपका जो मिलेगा वो एक इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाला चार्ज होगा, दो इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाला चार्ज होगा, तीन इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाला चार्ज होगा, या -1 इलेक्ट्रॉन, या -2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो भी चार्ज आपका होगा वो, अच्छा, माइनस प्लस किस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन निकला है या इलेक्ट्रॉन दिया गया है, बात समझ में आ रही है। तो चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज किसके बराबर होता है, प्लस माइनस n इंटू ई, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, और e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाला चार्ज। समझे मेरे बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ बात आपको और बताने लायक है क्या, इस पर हम एक सवाल करेंगे अभी, एक या दो, और कुछ बता सकते हैं
लेट मी सी। आई थिंक दैट इज इनफ। और कुछ अगर होगा तो हम अगले लेक्चर में उसको, अगर कुछ छूट जाएगा या रह जाएगा, भूला बिसरा भूली बिसरी यादें, तो हम उसको अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। बात समझ में आ रही है भाई? तो हम इस पर एक पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपका मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे और आप लोग अपने अपने घरों को झोला बस्ता उठा के जाएंगे। घरों में तो बैठे हुए हैं और कहाँ जाएं सर, है ना? चलिए भाई, तो लेते हैं हम एक सवाल ले लेते हैं कि इफ अ बॉडी हैव 1 कूलम चार्ज प्लस में, ठीक है ना? तो आपको बताना है कि हाउ many electrons are deficient, और स्लैश लगा हुआ है, मतलब या तो डेफिशिएंट होगा या फिर एक्सेस होगा। एक्सेस मतलब अगर एक बॉडी पे प्लस 1 कूलम का चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या कितने इलेक्ट्रॉन उस पे दिए गए हैं, ये बात आपको बतानी है भाई। तो बताइए, अगर किसी बॉडी पर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अब ये किसी बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज है, ये पूरा आपका क्या है, 1 कूलम का टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी ये क्यू दिया गया है। कितना दिया गया? 1। किस में दिया गया? प्लस में 1 कूलम, ठीक है। क्यू बराबर किसके होता है? n इंटू ई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? n इंटू ई के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया प्लस 1 कूलम। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है कि जब आपको इधर वाली क्वांटिटी का साइन पता हो, प्लस माइनस कुछ दे दिया जाए और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू होता ही है, तो यहाँ पे फिर हमें सवाल में प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप प्लस माइनस को डिसाइड कर दे रहा है, ठीक है भाई। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताना है कि कितने कम या ज़्यादा है, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो किसके बराबर होगा वो? 1 कूलम के बराबर होगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो पैरों पे गिर जाएगा इसके, यानी कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको बेदखल कर दिया n ने, निकाल दिया अपने घर से बाहर, और ये उधर गया बेचारा, तो उसने उसको अपने घर में जगह तो दे दी, लेकिन नौकर बना के नीचे रख दिया। मतलब क्या हुआ? अपॉन में आ गया भाई। तो देखिए 1 हो गया और 19 पावर जो है वो ऊपर आ गई मल्टीप्लाई में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो क्या करोगे? बादाम खाओ और क्या करोगे यार। इसमें से हम क्या करते हैं, एक 0 यानी कि 10 ले लेते हैं, इसको 10 लिख लेते हैं और इसको 10 की पावर 18 लिख लेते हैं अपॉन 1.6। इस पॉइंट को हटाने के लिए 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा लेंगे यार, मार्कर हमारा है, बोर्ड हमारा है, मना कौन करेगा। 16 छक्के 96 यानी 16 6 96, और आपका बच गया 4 पॉइंट लगा 40, 16 2 जा 32, 32 के बाद 8, 16 5 जा 80, एंड दैट इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अच्छा, एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किस में होता है? माइनस में, यानी ये माइनस में हो गया, यानी ये भी माइनस में हो गया, यानी कि ये भी माइनस में हो गया, यानी ये भी माइनस में हो गया। अब इस बात का अगर ख्याल रख के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइनस में लेना है, n प्लस में ही रहेगा, इधर का चार्ज हमें या तो पॉजिटिव या नेगेटिव पता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो साइन आएगा वो हमें ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं या दिए गए हैं बबुआ। यहाँ माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। कितने? इतने। ये क्या है? एक इंटीजर है। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 0 ले लें तो डेसिमल खत्म, 2 0 ले लें तो डेसिमल खत्म, उसके बाद खूब सारे 0 लगा दें, है तो वो इंटीजर ना, पूरा नंबर होगा। तो मतलब क्या है, ये देखो आपका उस फॉर्म में आ गया कि नहीं, इंटीग्रल फॉर्म में है कि नहीं। अच्छा, इस पे एक और सवाल अगर हम करें, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं कि कैन अ बॉडी बी चार्ज्ड by
a charge 4 into 10 to the power 6 कूलम, 6 माइनस 6 कूलम, बहुत ज़्यादा है, -17 कूलम। कैन अ बॉडी बी चार्ज बाई अ चार्ज 4 into 10 to the power -17 कूलम। क्या किसी बॉडी को हम इतना चार्ज दे सकते हैं? इतना चार्ज दे सकते हैं? तो भैया यही फार्मूले में रखेंगे और n की वैल्यू अगर इंटीजर आई, यानी पॉइंट में नहीं आई, अपॉन में नहीं आई, पूरा पूरा नंबर आ गया, तो मतलब हाँ ये चार्ज दे सकते हैं। अगर नंबर नहीं आया तो नहीं दे सकते। बात समझ में आई? समझ में आई? हमारा डस्टर कहाँ गया भाई? हमारा प्यारा सा डस्टर, मिटा इसको। तो ये सवाल नोट कर लीजिए और आप घर पे ट्राई करिएगा। तो हम अब चलते हैं, धीरे धीरे शाम आ गई है, तो हम लोग अब अपने घरों की तरफ चलते हुए लास्ट टॉपिक आज का देखेंगे और उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे कुछ और नई ताज़ा तरीन अच्छी खबरों के साथ। तो अगला आपका टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज करने के तरीके। कितनी तरीके से किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। देख भाई, देखिए हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स हम हैं, फिजिक्स तुम हो, फिजिक्स ये सब कुछ है। झरनों का गिरना फिजिक्स है ना भाई? आग का जलना फिजिक्स है। समझ रहे हो कि नहीं? सब कुछ फिजिक्स है। देखिए फिजिक्स जो होता है, बेसिकली 1 मिनट का टाइम आपका वो लेंगे हम। फिजिक्स जो होता है बेसिकली 3 चीजों पे होता है। सॉरी, हाउ, व्हाई, व्हाट नेक्स्ट। कोई चीज अगर है तो क्यों है, अगर ऐसी है तो क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ। कोई चीज अगर है तो क्यों है, और है तो कैसे है। और अगर है और क्यों है ये दोनों पता चल जाए तो हम फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है कि अगर हम जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा, ये अगर हम किसी मार्कर को नीचे गिराएंगे तो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ऑब्वियस है। अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करें और हमें ये पता हो कि अगर किसी मार्कर को गिराएं तो ग्रेविटेशन 9.8 से काम करेगा, 9.8 से उसको अर्थ जो है अपनी तरफ खींचेगा, खींचते खींचते वो खींचते खींचते अपने पास बुला लेगा। तो अगर हमें दिखाना है कि हम 10 माले की एक बिल्डिंग से इस मार्कर को गिराएं तो कितने सेकंड के नीचे, कितने सेकंड में वो नीचे जाएगा, कैसे जाएगा, यानी व्हाट नेक्स्ट। मतलब हम फ्यूचर भी तो बता सकते हैं कि अगर हमें व्हाई और हाउ पता चल जाए तो हम फ्यूचर को भी डिसाइड कर सकते हैं। क्या उसके लिए हमें 10 माले से उसको हम गिरा के देखेंगे, पहले 10 माले चढ़ेंगे? नहीं भाई, हम केवल इसके लिए कुछ बेसिक वो फार्मूले देखेंगे। फार्मूले कैसे देखेंगे? वाई और हाउ के थ्रू। मतलब जब हमें पता चल जाए कोई चीज़ ऐसी क्यों है और अगर है तो कैसे है, हाउ और वाई अगर पता चल जाएगा तो फिर क्या हो सकता है, यानी फ्यूचर भी हम डिसाइड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यही है फिजिक्स पूरा, ठीक है ना? सब कुछ फिजिक्स है, ठीक है ना? हम भी फिजिक्स हैं, तुम भी फिजिक्स हो। चलिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला होता है कंडक्शन। कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है भाई? कंडक्शन, कंडक्शन होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, टच मी वाला कांटेक्ट। मतलब कि अगर किसी दो बॉडीज को हम टच करवा के एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज को भेज दें तो इसको कहते हैं कंडक्शन। आग के अंदर लोहे का सलिया घुसा दो, कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। वहाँ पे किस कंडक्शन मेथड से हम उसको हीट दे रहे हैं। ऐसे ही हम कंडक्शन मेथड से चार्ज भी देते हैं कि कोई एक चार्ज बॉडी को अगर हम दूसरी न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं तो क्या हो जाता है, वो बॉडी भी चार्ज हो जाती है। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन मेथड बोलते हैं। तो डायरेक्ट कांटेक्ट यानी किसी चीज़ को छू के अगर हम चार्ज को ट्रांसफ़र करवाएं तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। फॉर एग्जांपल हम एक बॉडी लेते हैं
जो कि नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, और एक दूसरी बॉडी लेते हैं जो कि न्यूट्रल है, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे से टच करवाते हैं, यानी कांटेक्ट में लाते हैं। अब ये न्यूट्रल बॉडी थी, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जैसे न्यूट्रल बॉडी को देखा तो इसने कहा चल भाई हमें खाली जगह मिली, चलते हैं उधर। तुरंत क्या हुआ, क्योंकि इसके पास क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और क्या होंगे। अच्छा एक बात देखो, सिंपल सी बात है भाई, प्रोटॉन जो होते हैं वो कभी ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि उनका वेट जो होता है, मास जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में बहुत नहीं, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.31 × 10⁻³ किलोग्राम, और जो प्रोटॉन होते हैं वो 1.67, और एग्जैक्ट जाए तो 2 × 10⁻27 किलोग्राम। तो मेरे भाई ये कम मास का है, क्योंकि इस पे -27 पावर है और इस पे -31 पावर। जितनी माइनस में ज़्यादा पावर उतनी ही छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू, मतलब ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि ये मूव नहीं करते क्योंकि भारी है। मोटा आदमी कहाँ चलेगा भाई, पतला आदमी हर जगह भागेगा। तो मतलब ये प्रोटॉन कहीं नहीं जाते। तो है इसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, लेकिन प्रोटॉन कहीं नहीं जाएंगे। तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ जाएगा, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है, तो ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ तो पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर थे, लेकिन इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। अब क्या हो गया, दोनों बॉडी चार्ज हो गई, दोनों बॉडीज क्या हो गई, चार्ज हो गई, दोनों बॉडी चार्ज हो गई। इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड से चार्जिंग। अब इस पे 2 बातें और समझनी बहुत ज़रूरी हैं। 5 मिनट का लेक्चर और बचा है, 5 मिनट आप लोग देख लीजिए, और उसके बाद में फिर हम आपको छोड़ देंगे। तो देखिए कंडक्शन, तो हाँ, अगर पूछा जाए कि क्या ये इवनली बटेंगे, मतलब जब हमने दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया तो क्या दोनों पे बराबर चार्ज हो जाएंगे, तो ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, शेप, साइज एंड मटेरियल ऑफ शेप, साइज एंड मटेरियल की। किसके मटेरियल के, मतलब कौन से मटेरियल के, जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं। अगर वो दोनों शेप, साइज और मटेरियल में सेम है तो चार्ज बराबर बढ़ जाएगा। कि मतलब अगर इस पे क्यू चार्ज था और ये शेप, साइज और मटेरियल सेम होने वाले किसी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाया गया, तो दोनों पे चार्ज इक्वल बढ़ जाएंगे, यानी Q/2 यानी आधा हो जाएगा। बात समझ में आई। अब एक और लास्ट क्या, एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, मतलब इसके बाद तो देखिए भाई, अगला है आपका इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड से चार्जिंग कैसे होती है। इंडक्शन मेथड से चार्जिंग होती है, अब की बार हम टच नहीं करवाएंगे, आंखों में इशारा हो गया। देखो भाई, यहाँ पे एक बॉडी ली जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी, मान लिया हमने ले लिया, और एक बॉडी ली जो कि न्यूट्रल है, और अब हमें इसको करना है चार्ज। तो अब क्या करेंगे हम, जब इसको इसके पास लाएंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ भागेंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन की तरफ भागते हैं, तो यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी किसकी, नेगेटिव चार्ज की, और इधर आपकी लेयर बन जाएगी किसकी, पॉजिटिव चार्ज की। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत जानते होंगे इसके बारे में। ये पोलराइज्ड हो गया। और अब अगर हम कोई दूसरा कंडक्टर लाएं, इसके कांटेक्ट में से टच करवाएं, तो अब क्या होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल है तो मतलब क्या होगा कि वो, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब इसके कांटेक्ट में हम लाए हैं तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इसकी तरफ आना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इसकी। अच्छा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो अगर हम इसके कांटेक्ट में इसको लाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इधर आपके इस बॉडी पे ये इसमें पहले इलेक्ट्रॉन सारे इस पे आना शुरू हो जाएंगे।
यानी इस पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएंगे, इस पे सिर्फ प्लस 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 बचेंगे क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर देगा। अब क्या होगा, अब हम इसको यहीं रखते हैं, इस सिस्टम को यहीं रखते हैं और दोनों बॉडी को सेपरेट कर देते हैं। तो क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इस मेथड को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। ठीक है ना, हमने सेपरेट कर दिया दोनों को। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, इंडक्शन मेथड, बात समझ में आई। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, जैसे कि अगर हमने एक बॉडी ली है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इसके हम कांटेक्ट में नहीं, थोड़ी दूर पे दूरी रहनी चाहिए। वैसे भी इस समय क्या है, कोरोना चल रहा है, तो अगर पास लाओगे तो क्या हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा मेरे भाई। तो ये न्यूट्रल बॉडी है। अब न्यूट्रल बॉडी पे अभी तो कोई चार्ज नहीं है, अब इसके जब पास में लाए थोड़ा सा तो क्या हुआ, पोलराइज होना शुरू हुई, इस तरफ आ गए माइनस और ये प्लस, ये भी एक मेथड है। तो अब अगर हम क्या करें, क्योंकि इस पोल पे या इस हिस्से में इसके पॉजिटिव चार्ज है, हम इसको क्या करें, अर्थ से कनेक्ट कर दें, यानी अर्थिंग दे दें इसको। अर्थ जो होता है वो क्या होता है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का समंदर होता है। तो कहने का मतलब, अब यहाँ से जब हमने इसको अर्थिंग दे दी तो इलेक्ट्रॉनों ने देखा कि इधर ये बेचारा सारे पॉजिटिव हैं, ये जो मतलब अर्थ होती है वो सबको इलेक्ट्रॉन देती है, उसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन भेजना शुरू कर देगी, इस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन भेजना शुरू कर देगी। ये जितने पॉजिटिव हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ख़त्म हो जाएंगे, तो ये सिर्फ क्या बचेगा, नेगेटिवली चार्ज बचेगी ना भाई, पूरी बॉडी पे सिर्फ क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो इस मेथड को हम बोलते हैं, ये भी इंडक्शन का मेथड है लेकिन विद अर्थिंग। ठीक है, अब हम लोग लास्ट टॉपिक आज का देख लेते हैं, दैट इज फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और ये इंसुलेटर्स के लिए होता है। कि अगर हम किसी दो बॉडीज को एक दूसरे से रब करें, हम गोल बॉडी लें और एक दूसरे से रब करें, फ्रिक्शन का मतलब होता है रबिंग, तो रब करते हैं, तो रब करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनके आउटर मोस्ट सेल में, आपको पता है कि कोई भी बॉडी जो होती है वो किससे बनी होती है, एटम से। एटम में क्या होते हैं, उसके आउटर मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में, और आउटर मोस्ट सेल के मतलब सारे सेल में होते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत ही बेताब बेचैन रहते हैं। किस चीज़ के लिए, भागने के लिए, घर छोड़ के किसी दूसरे के साथ। तो रबिंग होगी, तो रबिंग के दौरान क्या होगा, या तो इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागने की कोशिश करेंगे, या तो इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागने की कोशिश करेंगे। दोनों केस हो सकते हैं ना भाई। इस दोनों केस में अगर इसमें से इस पे इलेक्ट्रॉन आया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये फिर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर इससे इसमें इलेक्ट्रॉन गया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ फ्रिक्शन। ये किस वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब हम रगड़ते हैं तो उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, यानी हीट मिलती है, और हीट की वजह से वो क्या होते हैं, वो भागने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जैसे उनको मौका मिलता है वो भाग जाते हैं दूसरे के पास। तो इस वजह से क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। तो ये मेथड होता है फ्रिक्शन का मेथड। कौन सा मेथड, फ्रिक्शन का। बात समझ में आई। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर हम लोग ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसका हम दूसरा पार्ट जो है जिसमें हम बाकी टॉपिक्स आपके कवर करेंगे, जिसमें शुरुआत होगी कूलॉम्स लॉ से, कूलॉम्स लॉ, फिर कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल हमें लगता है 20-22 लेक्चर्स बनेंगे इसके कम से कम, तब जाके कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर होगा पूरा। टोटल आपको 4 ही यूनिट तो पढ़नी है मेरे भाई, 3-4 यूनिट पढ़नी है आपको। सबसे ज़रूरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर आपको पढ़नी है वेव ऑप्टिक्स पढ़नी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो धीरे धीरे करके फिलहाल चलिए, क्योंकि बहुत लंबा न करते हुए, वैसे भी मेरी एमबी बहुत खर्चा होती है आजकल, तो हम क्या करेंगे,
कि बस यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। बाकी आप अगले लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड और कमेंट करते रहिए, प्रेशर बनाते रहिए ताकि आपको अगला लेक्चर भी लगातार मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए और पूछते रहिए कि कब आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करवा पाएँ, अगर हो सकता है तो हम इसका पीडीएफ भी आपको नोट्स पीडीएफ भी देने की कोशिश करेंगे। हाँ, यहाँ पे याद रखिएगा अगले जो आपके लेक्चर्स होंगे वो बड़े इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। उसमें आपको फिलहाल इसमें भी शायद इसमें तो कुछ खास वैसा मिला नहीं, बिल्कुल बेसिक इतनी सी चीज़ें पड़ी थी। लेकिन अगले लेक्चर्स में आप जेईई मेंस और नीट के लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्या अच्छे खासे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। घरों पे रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट।